हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे फंडामेंटल जो हमारे मौलिक जो फोर्सेस हैं, बल हैं प्रकृति में, उनको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। हमने 4 बलों के बारे में बात करी थी: गुरुत्वाकर्षण बल, कमजोर नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल और मजबूत नाभिकीय बल, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण को पढ़ लिया, कमजोर नाभिकीय बल को पढ़ लिया। जो आज हम तीसरे बल बल पे जो हम चर्चा करेंगे वो है विद्युत चुंबकीय बल, और उसके बाद जो है हमारा मजबूत नाभिकीय बल। अब बात यहाँ पर समझने वाली है कि ये दो जो बल होते हैं, विद्युत चुंबकीय बल और कमजोर नाभिक वो मजबूत नाभिकीय बल, ये दोनों मजबूत होते हैं। यानी यह बल दोनों स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं नेचर के अंदर। वहीं गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। बात करें विद्युत चुंबकीय बल की, तो विद्युत चुंबकीय बल वह बल होते हैं जो अवशित कणों के बीच लगते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर प्लस या माइनस का निशान होता है, यानी जिसके अंदर चार पार्टिकल होते हैं, चार्ज होते हैं, यानी जो करंट को ले जा सके। अब जो अवशेष विश्राम स्थिति में होते हैं, जब विश्राम स्थिति में होते हैं तो उन पे जो बल लगता है तो बलों का स्थिर विद्युतिक बल कहा जाता है, यानी उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब असमान अवशेष, जैसे असमान अवशेष हम किन्हें कहते हैं? जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, इनके बीच में आकर्षण होता है। ये दोनों होते हैं, ये आकर्षक भी होते हैं और प्रतिकर्षक भी होते हैं। यानी जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये प्रतिकर्षक होते हैं। ये प्रतिकर्षक होते हैं। सामान्य असमान होगा तो आकर्षक, और समान होंगे तो प्रतिकर्षक बल इनमें लगेंगे। ये बल कूलम्ब के नियमों पर चलते हैं। गतिमान, अगर कोई चार्ज मोशन में है, कोई अवशेष गति में है, तो इस उसकी वजह से कोई चार्ज जब चलता है, अगर ये मोशन में है, चार्ज गति में है, तो इनकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो इनके चार्जों की गति की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसलिए इन्हें हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसलिए बिजली और चुंबकीय बल को अलग नहीं कर सकते, सामान्यतः अविभाज्य हैं, अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका नाम विद्युत चुंबकीय बल है। दो स्थिर बिंदु अवशेष, यानी जैसे Q1 और Q2 के बीच विद्युत स्थिर बल F का जो परिमाण है, जो वायु निर्वृत्त में दूरी R द्वारा लगे होते हैं, कूलम्ब के नियम द्वारा दिए जाते हैं। क्या नियम है कूलम्ब का? ये चार्ज हो गया Q1 और ये चार्ज हो गया Q2, इनके बीच में दूरी है R। ये K की वैल्यू कांस्टेंट है, हम बताएंगे क्या है। Q1 Q2 यानी चार्जों का गुणा और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका इनवर्स स्क्वायर। अब ये जो K होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? ये इसकी वैल्यू होती है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की जो इसकी जो वैल्यू आती है K की, जो कि 1/4 पाई, इसकी जो संख्या होती है वो होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, याद रखिएगा। और जिसमें से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? विद्युत अनुवाहत, -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक मजबूत होता है। यह परमाणु और अणु मापकों की सभी घटनाओं को नियंत्रित करता है, यानी जो भी हमारे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे घटनाएं हो रही हैं, उनको भी नियंत्रित करने का जो काम है वह विद्युत चुंबकीय बल रखता है। परमाणु और अणु अणुओं की संरचना, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गतिविधियां आदि विद्युत चुंबकीय बल द्वारा की जाती हैं। यानी समझिए, एटम यानी परमाणु, मॉलिक्यूल यानी अणु,
इनके बीच में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी केमिकल रिएक्शन होते हैं। उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के साथ साथ इनमें विद्युत चुंबकीय बलों का भी जो है नियंत्रित देखा जाता है। कुछ बड़े पैमानों पर बल, जैसे कि दो सतहों के बीच संपर्क में बल, घर्षण का बल, स्प्रिंग, रस्सी में तनाव, स्प्रिंग के कारण बल आदि विद्युत चुंबकीय बलों के संदर्भ में समझाए जा सकते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले चार्ज की सबसे छोटी मात्रा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है और उसके बाद प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन में भी इलेक्ट्रॉन को हम सबसे छोटा बोलते हैं। इनका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, और ये प्रोटॉन है, पी कर देते हैं इसे, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका सिर्फ ये माइनस में देखिए, इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज है, और वही प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये आप याद रखेंगे, ये अधिक महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं। सभी चार्जों के मान E के पाया जाता है, जहां n पूरक है, और इसलिए कहा जाता है विद्युत अवशेष का क्वांटाइज होता है, यानी Q जो होता है वो Ne के बराबर होता है, जहां पर E क्या है, हमारा चार्ज है, और n क्या है, हमारा नंबर है, जो n 1 से लेके n तक हो सकते हैं। विद्युत चुंबकीय बलों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये जो विशेषताएं होती है ये अधिक इंपॉर्टेंट होती हैं, ये ज्यादा जो है आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इनका जो एक परीक्षा में जो इनकी जो महत्वपूर्णता है वह बढ़ जाती है। यह बल आकर्षक और प्रतिकर्षक होते हैं। इससे पहले जो दो बल आपने पढ़े वो सिर्फ आकर्षक थे। समान अवशेष एक दूसरे के प्रतिकर्षक होते हैं, समान, उनके बीच में रिपल्सिव लगेगा, और असमान अवशेष एक दूसरे के आकर्षित होते हैं, उनके बीच में आकर्षित बल लगेगा। यह बल कोलंबो के नियमों द्वारा शासित होते हैं, यानी इनके बीच में कोलंबो के नियम लगेंगे जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान होते हैं। बट मैंने आपको बताया सेम होता है, वहां पर मास हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, इतना होता है। द्रव्यमान की जगह यहाँ पर चार्ज लेंगे। वे उल्टी वर्गीय नियम का पालन करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी दूरी का उल्टा स्क्वायर चलेगा। विद्युत स्थिर बल, यानी दो प्रोटॉन्स के बीच गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना मजबूत होते हैं। यह बहुत बड़ी दूरियों पर काम नहीं करते, बहुत बड़ी दूरियों पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल काम करते हैं। वह केंद्रीय बल है, बिल्कुल, दो चार्जों के बीच में लगने वाला जो बल है, उनके बीच का जो मिड पॉइंट होता है, उससे अगर आप सीधी रेखा खींचे तो ये बल उस रेखा के समान रूप लगेंगे। यह संरक्षण बल है, ये भी संरक्षण बल होते हैं। विद्युत चुंबकीय बलों का क्षेत्र कण फोटोन है, जिसमें कोई अवशेष नहीं, और जिसका विश्राम द्रव्यमान 0 होता है, यानी ये रेस्ट जो है इसका रेस्ट मास 0 होता है। वहां ग्रेविटोन था, यहाँ फोटोन है। अब आता है मजबूत नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वे बल जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक नाभिकी में बांधते हैं, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस देखा, नाभिकीय है ना, जो ये न्यूक्लियस होता है, नाभिकीय होता है, इसमें दो पदार्थ होते हैं, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। इन दोनों को इस एक नाभिकीय में बांधने में रखने के लिए प्रोटॉन, ये इसमें हो सकता है, जैसे मैं प्लस और जीरो बता रहा हूं, इन सबको एक नाभिकीय में बांधने के लिए बहुत मजबूत बल चाहिए होता है। वे दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन या
न्यूट्रॉन के बीच कार्य करते हैं, लेकिन केवल तभी जब कण बहुत करीब हो, बहुत नजदीक होता है। यह बहुत नजदीक बल दूरी पे लगेंगे। जब दो न्यूक्लियस एक फर्मी यानी 10⁻⁻15 के भीतर एक दूसरे के होते हैं, न्यूक्लियॉन्स जब इतने पास रखे जाएंगे तो मजबूत नाभिकीय आकर्षण बल इस विभाजन के दो प्रोटॉन्स के बीच विकर्ण विद्युत बल से लगभग 10 गुना मजबूत होना चाहिए। यानी ये विद्युत से 10 गुना मजबूत होता है। और इसके लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? 10⁻⁻15 मीटर। आगे बढ़ते हैं। इसलिए एक नाभिक प्रोटॉन्स के बीच मजबूत विद्युत आपसी आकर्षण के बावजूद एक स्थिर संरचना है। यानी तभी ये इतने पास होने के बाद जब मजबूती से बंधे हुए हैं तभी ये स्थिर संरचना कर पाते हैं, वरना अगर इनके बीच में मजबूत बल नहीं होता तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बिखर जाते। बिखरने की वजह से ये आपस में जुड़े नहीं रहते और जो आपको जो परमाणु मिलता है वो उसमें नाभिकीय नहीं होती और परमाणु स्थिर नहीं होता, और ये सब नहीं होता तो इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वह नहीं हो पाता। परमाणु बल केवल तभी चित्र में आते हैं जब हम नाभिक के भीतर चार्ज का विचार करते हैं। जब हम नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर चार्ज के बारे में बात करेंगे तभी हम जो है ये जो परमाणु बल है इनकी बात करते हैं। बड़ी चीजों पे परमाणु बल काम नहीं करते। अब परमाणु बल की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। परमाणु बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। यह गुरुत्वाकर्षण बलों से 10 की पावर 38 गुना मजबूत है। विद्युत वेश से 10 की पावर 2 गुना और मजबूत कमजोर बल से 10 की पावर 13 गुना मजबूत है। तो सबसे कमजोर बल कौन सा है? ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर है। उससे मजबूत वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इससे भी मजबूत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आपको ऑर्डर जो है ये याद होना चाहिए। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। परमाणु बलों को सीमा सबसे कम होती है। परमाणु बलों की जो सीमा होती है वो सबसे कम होती है। वे केवल नाभिक के भीतर काम करते हैं। परमाणु बल नाभिक पर चार्ज पर निर्भर नहीं करते। तो नाभिक के चार्ज पर निर्भर नहीं करते क्योंकि वो नाभिक के भीतर काम करते हैं। वह मूल रूप से आकर्षण बल है। सिर्फ एक ही बल है जो प्रति आकर्षण होता है, जो कि हमारा है विद्युत चुंबकीय बल। ये दोनों होते हैं, आकर्षक भी होते हैं और प्रतिकर्षक भी होते हैं। परमाणु बल उल्टे वर्गीय कानून का पालन नहीं करते। इनके बीच में उल्टे वर्गीय कानून नहीं होता, याद रखिएगा। परमाणु बल केंद्रीय बल नहीं है, वे संरक्षणशील बल नहीं है। तो सिर्फ परमाणु बल केंद्रीय बल नहीं होते, यानी दो ही केंद्रीय बल हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय बल। यही हमारे क्या हैं? यही हमारे केंद्रीय बल हैं और संरक्षण बल हैं। परमाणु बल के लिए क्षेत्र जो है किससे नापा जाता है? पाई मैसॉन। पाई मैसॉन। तो प्रकृति में 4 प्रकारों की मूल बल है। अपेक्षा में शक्ति में निम्नलिखित। सबसे मजबूत हो गया न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल। तो ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक में मौलिक बल। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी स्ट्रेंथ अगर 1 है तो अनंत सीमाओं तक इसके लिए कोई सीमा की जरूरत नहीं है, अनंत सीमाओं पे लगता है और ये हर तरीके के वस्तुओं पे लगेगा। कमजोर, ये जो टेबल है याद रखिएगा। कमजोर नाभिकीय बल, इसकी जो अपेक्षक शक्ति है वो 10 की पावर 25, लेकिन ये उप नाभिकीय आकार पर लगेगा, यानी 10 की पावर -16 मीटर, और कुछ मौलिक कण पर लगेगा। विद्युत चुंबकीय बल, ये बहुत बड़े नहीं है, इनकी सीमा ज्यादा बड़ी नहीं होती है, अवशोषित कण बल है। और उसके साथ साथ
जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब जो फोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप समझ लीजिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फोर्स एक सादा सी राशि मात्रा है। दो या दो से अधिक बलों का साधारण बीजगणितीय नियमों के द्वारा जोड़ना संभव नहीं है। यानी सिंपल अलजेब्रिक जो रूल होते हैं, बीजगणित के जो नियम होते हैं, उनके आधार पर हम फोर्स को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। तो उसके लिए कुछ हमें नियम कानून सीखने होंगे। दो या दो से अधिक बलों का परिणाम एक बिंदु के कार्य करता है। एक एकल बल है जो उन्हीं मुख्य बलों के साथ मिलकर वह प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी सीधी सी बात है, जब आप दो बलों के बारे में बात करोगे तो वो हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, दो बल मिलके एक बल की बात करेंगे। परिणाम स्वरूप बल इस प्रकार सभी बलों के लिए एक प्रतिस्थापन है और परिणाम स्वरूप निर्धारित, यानी देखिए जो रिजल्टेंट जो फोर्स होता है ना, वो दो बलों का एक फोर्स होता है, या वो तीन बलों का भी एक फोर्स हो सकता है। तो एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लगते हैं, एक ही वस्तु पर कई सारे बल लगते हैं, लेकिन हमें रिजल्टेंट बल पता करना होता है, वह कौन सा है। दो बलों को ज्यामितीय रूप से, ज्योमेट्रिकल की हम बात कर रहे हैं, रूप से पैरेललोग्राम कानून के अनुसार जोड़ा जाता है या फिर त्रिभुज कानून के अनुसार जोड़ा जाता है। पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन हम समझेंगे, और उसके बाद हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन भी समझेंगे। समतर चार चतुर्भुज का योजन सिद्धांत क्या है? देखिए, आपको पता है पैरेललोग्राम कैसा होता है? इस तरीके से होता है। यदि कोई फोर्स ऐसे लग रहा है और कोई ऐसे लग रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो यह होगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी, इसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सम समतर चतुर्भुज की योजन के नियम के अनुसार यदि दो बल एक बिंदु पे कार्य कर रहे हो, ये एक बिंदु हो गई O, कर रहे हो, तो वे दोनों परिणाम और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज को दो सटीक बहुओं द्वारा बाएं बाएं द्वारा जो है प्रतिष्ठित होते हैं। तो उनका जो परिणामी बल होता है, जो रिजल्टेंट बल होता है, परिणामी बल दोनों परिणाम और दिशा में समतर चतुर्भुज के वर्क मार्ग द्वारा प्रतिष्ठित होता है, जो सामान्य कोने से होकर गुजरता है। तो बस सिंपल सी बात यह है कि एक बल इधर लग रहा है, मान लो F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो ये जो होगा, ये होगा Fr, यानी परिणामी बल, जो कि इन दोनों बल का, तो इसकी डायरेक्शन भी अलग होती है। देखिए, एक बल यहाँ पर है, एक बल यहाँ पर है, तो ये जो है रिजल्टेंट बल यहाँ पर लग रहा है। तो पी क्यू आपके आ गए, दो फोर्स हो गए जो थीटा एंगल पे लग रहे हैं ओ पे, और वही ये जो हमने बता दिया पैरेललोग्राम जो है बन जाता है। अब ये रिजल्टेंट फोर्स कैसे लिखे जाते हैं, याद रखिएगा। ये जो आर है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आर क्या होगा? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, और इसका एंगल क्या होगा? टेन अल्फा क्यू साइन थीटा। ये जो क्यू है, यानी क्यू क्या है मतलब F2 साइन थीटा, और P यानी F1 प्लस F2 कॉस थीटा। कैसे? ये थीटा हो गया।
ये थीटा हो गया, ये पूरा थीटा हो गया और ये अल्फा हो गया। ये F1 है, ये F2 है, ये R है। तो R मैंने आपको बताया R क्या होता है, पर ये इस तरीके से नहीं जोड़े जाते। जोड़ने का तरीका होता है ये, इसका मैग्नीट्यूड, ये मात्रा बताएगा। मात्रा कैसे बताएगा? ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और आपको ये अल्फा कैसे पता लगेगा? F2 sin थीटा, इससे आपको पता चलेगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई, F2 sin थीटा, F1 F2 cos थीटा, जो वहां पर हमने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का योग नियम क्या है? त्रिभुज के योग नियम के अनुसार यदि दो बलों को त्रिभुज की दो बाहों में रखा जाए, जैसे कि इस तरीके से, ये कोई भी दो बल है, ये हो गया F1, ये हो गया F2, तो आपने इस तरीके से रख दिया, तो अब जो रिजल्टेंट बल होगा ना, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो आपको मिलेगा। तो परिणाम स्वरूप बल की जो त्रिभुज की तीसरी बाह है द्वारा विपरीत क्रम में प्रस्तुत किया जाएगा, इस तरीके से। जैसे आपने एक बल ऐसे लगा दिया, मान लो आपने ये P ऐसे लगा दिया, Q ऐसे लगा दिया, तो ये जो R है, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। ये हमारा जो है ट्राइंगुलर लॉ, त्रिभुज है, लॉ है, त्रिभुज नियम है। तो पी क्यू हमारे क्या है? दो बल हैं। इस प्रकार दो बल पी क्यू जोड़ने के लिए क्यू का मूल ए पी के अंत ए को रखा जाता है, फिर परिणाम स्वरूप आर और पी के मूल को ओ क्यू के सी के तक वेक्टर खींचकर पाया जाता है, जैसा कि हमने अभी चित्र में देखा। बल का क्षीणक या टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालते हैं? किसी भी अक्ष के बारे में शरीर पर कार्य करने वाले बल को मोड़ने का प्रभाव बल का क्षीणक या टॉर्क कहा जाता है। यानी उसको एक्सिस पे मोड़ने के लिए, जो ये एक्सिस है, जैसे ये मोड़ रहे, इसको मोड़ने के लिए जितना हमें बल दिया जाता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। एक शरीर की टर्निंग पर एक बल का निर्भर करने के लिए दो कारकों का द्वारा होना लागू है, जैसे कि मैग्नीट्यूड। आपने गेट देखा है? गेट, बस इतना समझ लीजिए, ये कोई दरवाजा जुड़ा हुआ है, ये एक गेट है, इस गेट और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। तो एक तो होगा कि बल लगेगा, इसके ऊपर बल लगा, यहाँ से बल लगा, ऐसे गया, पीछे से बल लगाया, ऐसे हो गया। और ये जो बल लगेगा ना, ये जो घूर्णन है, ये जो ये घूर्णन है जिससे ये घूम रहा है, इसके बिल्कुल क्या होना चाहिए? बिल्कुल जो इसकी अक्ष की रेखा है उसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए। जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, यानी लागू किए गए बल की मात्रा और बल की क्रिया की रेखा दूरी घूर्णन के अक्ष में, यानी ये जो रेखा की दूरी है ये, यानी ये कितना दूर लग रहा है, और ये लगना भी परपेंडिकुलर चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं बल लगाऊंगा तो घूमेगा, यहाँ मैं बल लगाऊंगा सीधा लगाऊंगा नहीं घूमेगा। और आप समझिए, जैसे ये कागज है और ये इसकी अक्ष है, जहाँ से ये घूम रहा है, तो मैंने बल यहाँ पर लगाया, देखिए इधर गया, और यहाँ पर बल लगाया, इधर आया। अब और बात समझिए, मैं देखो इधर इधर से बल लगाऊंगा तो क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो क्या बात है, जैसे ये अक्ष हो गया, इसका ये अक्ष हो गया, तो ये अपने अक्ष से घूमता है, तो जो बल है वो इसके लंबवत लगना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर लगना चाहिए। तो अक्ष से दूरी, कितनी दूरी है? अक्ष से दूरी
ये जो अक्ष दूरी दिख रही है आपको, ये दूरी, और इस पे जो लंबवत बल लग रहा है ये बल, यानी लंबवत दूरी पे बल, कितनी मात्रा है बल की और कितनी दूरी है, ये पता होना चाहिए आपको एक टॉर्क निकालने के लिए। क्या अक्ष से, जिस अक्ष से वो घूमेगा, अक्ष से दूरी, दूरी और जितना उस पे बल लगाया जाएगा, लंबवत बल जो उस पे लगाया जाएगा, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या आपको ये बात यहां तक समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, जो या फिर बल का क्षण या टॉर्क, बल की मात्रा, बल की क्रिया की रेखा से घूर्णन के अक्ष तक की लंबवत दूरी के उत्पाद के बराबर होता है। यानी फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम या एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस अक्ष से घूम रहा है वहां तक की दूरी और जो बल लग रहा है उसकी मात्रा होनी चाहिए। इससे हमें क्या मिलता है? टॉर्क। टॉर्क यानी बल का क्षण, जैसे ये आपने दिखा दिया इस तरीके से। तो ये जो है मोमेंट ऑफ फोर्स ओ बिंदु पे लग रहा है F इंटू ओपी। ओपी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बल की क्षणिक एक वेक्टर मात्रा है, तो ये जो है टॉर्क क्या है? एक वेक्टर मात्रा है। और ये परंपरागत रूप से जब शरीर पर टर्निंग प्रभाव वामरीवर्त होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो बल का क्षणिक सकारात्मक है। यानी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो क्लॉकवाइज हो गया तो ये जो फोर्स हो गया ये नेगेटिव हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात। तो ऐसा यूनिट क्या है टॉर्क की? मैंने आपको बताया न्यूटन, और डिस्टेंस ही तो लिख रहे हैं आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी तो हो रही है, दूरी में फोर्स क्या है? फोर्स न्यूटन है, दूरी क्या है? मीटर। टॉर्क की ऐसा यूनिट होगी न्यूटन मीटर, और इसको सीजीएस में लिख दोगे तो डायन, मीटर को सेंटीमीटर, खत्म। तो 1 न्यूटन मीटर इतने डायन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम जो एफ है वो ये, तो ये आप याद रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जब कोई समतल बल एक शरीर पर कार्य करते हैं, वह इस एक अक्ष के बारे में घूमने का प्रयास करते हैं, तो सभी बलों का परिणाम स्वरूप क्षणिक बल प्रत्येक बल के क्षणिक बल की बीजगणितीय रूप से जोड़ा या प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको ज्योमेट्रिकली जोड़ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। समयों के सिद्धांत के अनुसार जो हमारे ये प्रिंसिपल मूवमेंट्स है, मूवमेंट यानी जो टॉर्क के सिद्धांत के अनुसार यदि शरीर का कार्य करने वाले सभी बल के क्षणों का बीजगणितीय शून्य हो तो शरीर घूर्णन यानी संतुलन में होता है। यानी वो एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा जब सभी बल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। इस प्रकार संतुलन में वामावर्ती क्षणों का योग घड़ी की दिशा में क्षणों के योग के बराबर होता है। एक भौतिक संतुलन बनाने के लिए क्षणों का सिद्धांत पर काम करता है, यानी मूवमेंट में। अब कपल क्या होते हैं? दो समान और विपरीत समानांतर बल जो एक ही रेखा पर कार्य नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें हम वह एक जोड़ी बनाते हैं। यानी दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, जो इक्वल और अपोजिट फोर्स, पैरेलल फोर्स नॉट एक्टिंग ऑन द, जो कि सेम लाइन पे काम नहीं कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कपल। कपल ओनली प्रोड्यूस, जो कपल होता है वो सिर्फ घूर्णन देता है, याद रखिएगा, कपल घूर्णन देता है, इंपॉर्टेंट बात। इसे केवल समान और विपरीत जोड़ी के संतुलन में किया जा सकता है। जैसे कि ये सिर्फ घूर्णन देगा। जैसे ये एक हो गया, एक कपल इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो जैसे ये पेन है, ये इसकी अक्ष है, तो एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, तो इससे क्या होगा? ये घूमेगा, ये घूमेगा, है ना? तो यही हमारा कपल होता है। जब ए बी को आपने फिक्स कर दिया और जब आपने फोर्स लगाया तो उससे क्या हुआ? वो घूमा। वो ट्रांसलेटरी मोशन यानी सीधी रेखा का जो मोशन है वो नहीं करा, उसने घूर्णन करा। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या करा? टर्निंग इफेक्ट दिया और उसमें टॉर्क आया। तो ये टॉर्क का आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया। इस प्रकार जो हमारे जो कपल होते हैं
दोनों बलों की क्रिया की रेखाओं के बीच समाकोणीय दूरी और किसी भी बल का उत्पाद के बराबर होता है। यदि जोड़ की प्रवृत्ति शरीर के वामार्त दिशा में घूमने की होती है तो इसका क्षण सकारात्मक माना जाता है। यदि घूर्णन की प्रवृत्ति वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पता होना चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी भी, कपल की भी, न्यूटन मीटर, क्योंकि ये भी टॉर्क दे रहा है। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल हो गया, डोर, दरवाजा खोलते और दरवाजा घूर्णन एक जोड़ी से उत्पन्न है, जिसे हमारे द्वारा अर्जित बल के हिंज यानी खोलेंगे लगाएंगे तो ये भी हमारे इसके अंदर घूर्णन की प्रस्तुति हो रही है। टैप वाटर, पानी की टंकी को खोलने के लिए घूर्णन। मशीन, जो मशीन होती है घूमती है उनमें घूर्णन लगता है ना। तो ये सब आपको जो है करना है। अब इससे आगे का जो डिस्कस है वो हम अपने अगले कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए जो भी आपने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े, एडिशन पढ़े, ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। तो आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी के नए सिद्धांतों के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ हम अपनी अगली क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।